ये तो पूरा पर्सनैलिटी का जजमेंट है। राइट। और वो फंबल ना करे, ये एक पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। राइट। लेकिन यहाँ पर हम इस इंटरव्यू के प्रोसेस में उसकी नॉलेज जज नहीं करते हैं, बट ये देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आगे वो अच्छा ब्यूरोक्रेट या अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके। करेंगे ना उसके साथ की तो क्वेश्चन को मात्र बन जाता है। अदरवाइज हम लोग एक तरह से उसके साथ एक गप करते हैं और उस दौरान तय करते हैं कि ये बहुत ही इसका जो रुझान है वो सिविल सर्विस के प्रति है। अफेयर्स की तो उसमें कोई हम समय सीमा नहीं कर सकते, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी इंटरव्यू दोपहर को है तो जो घटना सुबह घटी है, जैसे दिल्ली में कल आपको मालूम है कि कुछ सांप्रदायिक दुर्घटना हुई, तो हो सकता है कि सोमवार मंडे कल को इस पे प्रश्न हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसका आईक्यू बढ़िया होना चाहिए, शब्द के बारे में उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और कैसे अपने भाव को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके वो उसके अंदर होना चाहिए। बोर्ड था वो भी काफ़ी कॉर्डियल था और डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चंस आए, एंथ्रोपोलॉजी से भी, मैकेनिकल से भी। की जगह पे भी मैंने मॉक दिया है, बट जीएस स्कोर का एक यूनिक था कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बोर्ड था। लाइक यूजुअली वन चेयरमैन जो आईएएस होते हैं और बाकी, बट इनमें सारे लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस थे। इवन मेरे ऑप्शनल के ऊपर भी उनको काफ़ी डेप्थ था। तो मैं अभी हूँ जीएस स्कोर में, जहाँ पर अभी मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं और अभी पैनल मेंबर्स भी हैं। तो आज मैं पैनल मेंबर से बात करूंगा कि क्या डिमांड करते हैं वो, एक्चुअल में क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखते हैं यूपीएससी कैंडिडेट में जो कि उन्हें फाइनल लिस्ट के लिए तैयार किया जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी हमारे साथ है बीके चौबे सर, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके बाद हमारे साथ हैं आरपी सिन्हा सर, जो कि आईएएस रह चुके हैं। साथ ही एसबी सिंह है, जो कि वेल नोन आईएएस इंटरव्यूअर माने जाते हैं। और इसके बाद है हमारे पास सुमित जेहरत सर, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूँगा, सर जो कैंडिडेट्स आते हैं आपके अभी इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू लेते हो तो उनको किस तरीके से देखने की कोशिश करते हो कि ये कैंडिडेट एक्चुअल में हाँ ये डिजर्विंग कैंडिडेट है यूपीएससी के लिए? सबसे पहले देखते हैं कि उस कैंडिडेट का आत्मविश्वास कैसा है। राइट। जो चीज़ कहना चाह रहा है उसको कह पा रहा है कि नहीं। यस सर। और इंटरव्यू के समय वो कहीं फंबल तो नहीं कर रहा है, कहीं इधर उधर सोच तो नहीं रहा है, पॉइंट पर है कि नहीं, ये पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जिस सब्जेक्ट में पढ़ करके आया है उसकी जानकारी कैसे है, उसकी जानकारी पूरी है कि नहीं है, इसको देखना जरूरी है। तीसरी बात जो समसामयिक घटनाएं हैं, डोमेस्टिक, नेशनल है, इंटरनेशनल है, इन सब के बारे में उसकी क्या विचार है, उसकी क्या जानकारी है, कैसे उसको एनालाइज करता है, कैसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जब वो ब्यूरोक्रेट होगा, जब पोस्ट जो सर्विस मिल जाएगी उसको, जब अपने पोजीशन पर आएगा, तब जो हमारी समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याएं हैं, ग्रामीण लेवल से लेकर के शहरी लेवल तक, उनको किस तरीके से उनका समाधान वो निकाल पाता है। राइट सर। ये सब हम देख पाते हैं कि वो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है देखना। ओके सर। सो सर जैसे इंटरव्यूअर्स आते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, जिनकी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो सर उस पर क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, ये तो पूरा पर्सनैलिटी का जजमेंट है। राइट। और वो फंबल ना करे, ये एक पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। राइट। लेकिन यहाँ पर हम इस इंटरव्यू के प्रोसेस में उसकी नॉलेज जज नहीं करते हैं, बट ये देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आगे वो अच्छा ब्यूरोक्रेट या अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके, जिसमें कि ये जनता के प्रति कंसर्न, एक जागरूकता चारों तरफ से, जो देश की जो समस्याएं हैं उसके बारे में क्या उसके विचार हैं, और उसके अंदर एक इंथ्यूजियाज्म और कैपेसिटी है कि नहीं। थोड़ा बहुत फंबल तो हर कोई करता है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर वो उसकी पर्सनैलिटी का कोई दोष नज़र नहीं आता है तो इसको हम ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। राइट सर। ओके। सो सर अभी जैसे इंटरव्यूअर्स आते हैं तो उनको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपने पुटअप किए होते हैं, तो उस टाइम पे इंटरव्यू जो अब देने जाएंगे इन फ्यूचर, या फिर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंटरव्यू का जो मकसद क्या है यूपीएससी में, राइट, उस मकसद को हम और आप नहीं बताएंगे, यूपीएससी ने खुद अपने नोटिफिकेशन में बता रखा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि क्या प्रयोजन है और क्या इसका मकसद है। तो स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग तो जानते ही हैं इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है यूपीएससी में। और इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं या पूछे जाने चाहिए
वो उस स्टूडेंट के कैंडिडेट के इर्द गिर्द होना चाहिए। सवाल तो हजारों उठ सकते हैं, लेकिन क्या ये उससे संबंधित है कि नहीं, उसके साथ कुछ वो वास्ता रखता है कि नहीं वो सवाल। तो सबसे अच्छा इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें वो जानता है उसके बीच में आप पूछिए जाकर के। जो चीज़ जानता है, जिसकी हम आशा करते हैं कि वो जानता है, उसमें भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ को जानेगा। उसमें भी कुछ चीज़ नहीं जानेगा वो, जो आपका सवाल है, कुछ चीज़ नहीं जानता है। नहीं जानता है उससे हमें कोई मतलब नहीं जानता है। तो नहीं जानने के बाद भी अगर वो जबरन कोई उल्टा सीधा जवाब देने लगता है तब एक निगेटिव उससे आता है, हमारा परसेप्शन बनता है उसका। नहीं जानना उतना बुरा नहीं है जैसा कि नहीं जानने के बावजूद भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो बहुत प्रथा चल चुकी है कि नहीं जानता तो सबसे पहले बहुत ही हम्बल होकर के बोल दे कि सर मुझे सवाल नहीं आता है, तो हम उसको पूछना छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई लड़का इकोनॉमिक्स में वीक है, उसके सवाल नहीं आ रहे हैं, या उसको कुछ गवर्नेंस इश्यूज में वीक है, किसी में भी वीक हो सकता है वो 2-3 सवाल पूछने के बाद पता चल जाता है कि उसमें वो वीक है, उसको उसकी पकड़ अच्छी नहीं है। तो एक अच्छा इंटरव्यू बोर्ड जो होता है, जो हम लोग ये करते हैं कि उसको चेंज कर देते हैं, उसको पूछने का कोई मतलब नहीं है जिसको जान नहीं रहा। तो कोई ऐसे एरिया पे लाते हैं जहाँ कंफर्ट लेवल उसको हो जाए, कोई जो नहीं उसको उसी में टेस्ट किया जाए लेकर के। और नहीं जानना ये बहुत मायने नहीं रखता है, जैसा कि बाकी मेंबर लोग बोल चुके हैं कि हमें उसके पर्सनालिटी की झलक क्या मिल रही है, उसके बैठने से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके पूरे कॉन्फिडेंस लेवल से, उसका कमिटमेंट क्या है जिसके चलते वो जॉब में आ रहा है, इन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग देखते हैं, न कि बहुत ज़्यादा प्रश्नों के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग इम्फेसिस देते हैं। क्वेश्चन जो है एक मात्र बन जाता है उसके साथ कनेक्ट करने का, इंटरव्यू बोर्ड को एक कनेक्शन करेंगे ना उसके साथ की, तो क्वेश्चन एक मात्र बन जाता है। अदरवाइज हम लोग एक तरह से उसके साथ एक गप करते हैं और उस दौरान तय करते हैं कि ये बहुत ही इसका जो रुझान है वो सिविल सर्विस के प्रति है, जेन्युइनली कंसर्न्ड है, और जो ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए दुनिया की वो रखता है। बस इतनी चीज़ों को हम लोग जांचते हैं। जनरली कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ एक वार्तालाप होता है, एक अच्छे पढ़े लिखे सीनियर लोगों के साथ वार्तालाप है, उस वार्तालाप में कितना सफल हो जाता है इसकी जरूरत है। उस वार्तालाप में तैयार होकर आने के लिए उसको कोई सुपर हीरो बन के आने की जरूरत ही नहीं है। जो नेचुरली जो कैंडिडेट है उसको आना चाहिए, जो उसने अभी तक देखिए इंटरव्यू में सभी जो भी एस्पिरेंट्स उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप अचानक इंटरव्यू में बहुत बड़े आप पर्सनालिटी लेकर नहीं उतर सकते हैं। पर्सनालिटी वही जो आपकी डेवलप की है स्कूल के टाइम से, कॉलेज के टाइम से, आपके जो दूसरे एक्सपीरियंसेस अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से पर्सनालिटी आपकी डेवलप कर चुकी है। तो एक नई पर्सनालिटी तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो फिर नकली हो जाएगा वो। तो जो असली पर्सनालिटी आपकी है उसी को लेके आइए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, यही चीज़ है। आप कभी भी एक ऐसा मनुष्य बनने की कोशिश मत कीजिए इंटरव्यू के सामने जो आप नहीं है, क्योंकि आप बन नहीं सकते हैं। जो आप हैं उसी को सामने रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, सो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यू में तो वो डेप्थ से रिलेटेड ही होते हैं। तो सर डेप्थ को तैयार करते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट्स को? तो डेप्थ से 2-3 भागों में पूरे आप आधे घंटे के इंटरव्यू को बांट सकते हैं। उसमें डेप्थ भी एक है और भी उसके आगे भी है। डेप्थ से चूंकि सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि उसमें सारा इन्फॉर्मेशन लड़के से संबंधित भरा रहता है, कहाँ पढ़ा के उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका ऑप्शनल पेपर क्या है, उसकी हॉबीज़ क्या है, तो जाहिर है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। जी सर, डैप की तैयारी ज़्यादा लगन के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि डैप में जो भी इन्फॉर्मेशन डाला है लड़के ने खुद डाला है, उसका खुद का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, इसलिए उसको डिफेंड करने का पूरा उसको ड्यूटी बनता है। अगर डैप में डाल दे कि मेरी हॉबी है कुकिंग करना और रीडिंग करना, उसको डिफेंड नहीं कर सके तो गलत बात होगा। नवोदय विद्यालय से पढ़ के आया, नवोदय विद्यालय के बैकग्राउंड को नहीं जानता है तो फिर उसके लिए निगेटिव मैसेज है। इसलिए डैप के सवाल को अगर वो आंसर नहीं कर पाता है बहुत ही ज़्यादा बखूबी तो उसका इम्पैक्ट खराब पड़ेगा। और हम किसी और चीज़ में सवाल पूछते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, 5 ट्रिलियन मिलियन कैसे, वो नहीं भी जानता तो हम उसको माफ़ कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। लेकिन जो उसने खुद इन्फॉर्मेशन दिया डैप में उसमें कभी वैसा नहीं कर सकता। तो डैप में तैयारी का जो आपने प्रश्न किया है उसमें 2-3 बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि डैप के जो सबसे जो छोटे छोटे महीन पहलू हैं सबको देख के जाए, क्योंकि हमारी नज़र सब पे जाती है, बहुत सब चीज़ पे जाती है। मान लीजिए कि डैप में एक एग्जांपल दे रहा है आपको कि कोई लड़का ने 2012 में 12th पास किया लेकिन 2017 में दिखा रहा है इंजीनियरिंग पास किया, तो 2 साल का गैप आ गया उसमें। तो हमारी निगाह चली जाएगी 2 साल का गैप क्यों है, तो हम पूछेंगे 2 साल का गैप क्यों आपको आ गया, क्यों आपने 2 साल एक्स्ट्रा लिया। अब वो उसको छुपाने के लिए अगर कुछ और बातें बताता है तो तुरंत हम उसको कैच कर लेंगे। तो उसको जो सही रीजन था कि क्यों 2 साल एक्स्ट्रा लगा वही उसको बताना चाहिए। हमेशा जो ट्रू रीजन वो बताना चाहिए, ना कि सोच के समझ के हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए कोई नया रीजन बता दे, फिर वो पकड़ा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2,
जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दिया हॉबी से रिलेटेड किसी की चीज़, बिल्कुल हर जगह 100% ऑनेस्टी होनी चाहिए उसकी। जहाँ आप ऑनेस्टी छोड़ेंगे वहाँ पे 2 मिनट में पकड़ा जाएंगे आप। ये जरूरी है डेप के बारे में, 2 चीज़ों को ध्यान रखना। ओके सर। सर सो बात की जाए जैसे कि तैयारी की इंटरव्यू की, तो काफ़ी टाइम मिलता है मेंस के बाद, तो सर उस टाइम पे करनी चाहिए, फिर प्रीलिम्स मेंस की जब तैयारी करते हैं तो उसी टाइम से इंटरव्यू के लिए भी अपनी पर्सनालिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? हाँ, ये तो एक साइकिल होता है 1 साल का। तो जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है और जब आप इस तरह की मॉक इंटरव्यूज़ में सम्मिलित होते हैं और जब यूपीएससी में जाके अपनी असली इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें ये अपेक्षा की जाती है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में जो आपका ज्ञान है उसका परीक्षण होता है। तो मैं सभी जो हमारे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको ये कहूँगा कि इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपका जो ऑप्शनल है उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। दूसरा, जो आपका बैकग्राउंड है, अगर कोई डॉक्टर आता है तो फिर उसका मेडिकल स्वाभाविक है कि मेडिसिन पे क्वेश्चन होंगे, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी पे होगा। तीसरा जो आप जहाँ पे आप बड़े हुए, जहाँ से आपने स्कूली शिक्षा ली, कॉलेज शिक्षा ली, उसके बारे में सवाल होते हैं। तो ये जो होता है ये पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और आधे घंटे में आपको मालूम है कि, और वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आधे घंटे में जितना आप अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं और पूरी सत्यनिष्ठा से, कर्तव्यपरायणता से दे सकते हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में आपको बेड़ा पार करा देगा। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है सर, करंट अफेयर्स से ज़रूरी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम सर, तो करंट अफेयर्स कब का तैयार करना चाहिए, अप्रोक्स कितने टाइम का? जैसे नॉर्मली प्रीलिम्स जब देते हैं तो 1 साल पहले का करना होता है यूपीएससी में अप्रोक्स, तो उस इंटरव्यू के लिए कैसे करना चाहिए सर? देखिए, करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि हर जो समसामयिक विषय हैं उसकी एक भूमिका है। जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, तो ये नहीं हम कह सकते कि आप 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले की अब तैयारी करेंगे। कोरोना शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तो 2 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वो अभी फरवरी मार्च में शुरू हुआ, तो वो तो बिल्कुल ही ताज़ा है। लेकिन जब हम लोग तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसमें कोई हम समय सीमा नहीं कर सकते, बल्कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी इंटरव्यू दोपहर को है तो जो घटना सुबह घटी है, जैसे दिल्ली में कल आपको मालूम है कि कुछ सांप्रदायिक दुर्घटना हुई, तो हो सकता है कि सोमवार मंडे कल को इस पे प्रश्न हो कि कैसे अगर आप डिप्टी कमिश्नर पुलिस बनते हैं या आप एसडीएम बनते हैं तो किस तरह से आप अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में इस तरह के सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण में लाएंगे या उसको पहले से रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। ओके सर। ओके, सो सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सर, तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं उनको रिप्लाई करना, और फिर ये जो नए टर्म्स डेवलप किए गए हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल बेस्ड क्वेश्चन, उसको बेहतर ढंग से अगर उसको हम सामने लाएं तो उसका मतलब होता है कि आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होता। हर क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल है अदरवाइज। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका हम समझाते हैं स्टूडेंट्स को कि उसमें कोई भी एक एक्सट्रीम, एक तरफा स्टैंड लेने के पहले से बेहतर ये है कि आप दोनों पक्षों को सामने रखें कि इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है। हिजाब का सवाल है तो हिजाब में दोनों पॉइंट को रखिए, हिजाब या मैरिटल रेप का सवाल है, जितने भी सवाल आते हैं राइट सर, उसमें स्टैंड लेना ही नहीं चाहिए कि मैरिटल रेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये बहुत ही कड़वा जवाब हो जाएगा राइट सर। तो इस तरह के जितने भी सवाल आएंगे उसमें दोनों पक्षों को सामने लेकर के एक मिडिल ग्राउंड लेना चाहिए कि हमें मैरिटल रेप को लॉ बनाने के लिए, हिजाब को बैन करने के लिए जितने भी तथ्य हैं उनको हमें कंसीडर करना चाहिए और उसमें जो राय बनती है मैक्सिमम जो चाहिए उसको हमें करना चाहिए बाय कंसल्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं। इस तरह से उससे क्या होगा, सेफली निकल जाएगा वो। और जहाँ उसने कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया कि नहीं ये हिजाब को होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए स्कूल में, तो उसमें वो फिर फंस जाएगा। राइट सर, ठीक है। ओके, सो सर बात की जाए जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि हिंदी मीडियम्स के खासतौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है कि वो मतलब या फिर उनकी कम्युनिकेशन स्किल गए, तो सर इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए उनको क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जैसे फंबल ना करें, इस तरह की चीज़ें? देखिए, ये भाषा की और कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो स्वाभाविक होती है और वो उसकी तैयारी एक दिन में नहीं की जा सकती है। लेकिन एक तरीका जो अक्सर बताया जाता है वो ये बताया जाता है, एक तो कि किसी भी चीज़ को लाउड रीडिंग करें, न्यूज़पेपर ले करके उसको लाउडली पढ़ें, उससे उच्चारण सही होगा और उसको जिसको बोलते हैं स्कैंशन सही होगा। और इसी तरह से शीशे के सामने
ये सोच करके कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, इसका जवाब दें और अपने जो हाव भाव हैं, हाथ वगैरह के मूवमेंट्स हैं, उसको ध्यान दें। और इसके अलावा जहाँ तक फंबलिंग सवाल है, इसको अगर आप इसके बारे में कॉन्शियस हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फंबलिंग तभी होती है जबकि आप अपने ज्ञान के बारे में श्योर नहीं हैं। अगर आपकी नॉलेज सही है तो आप जनरली फंबल नहीं करेंगे। ओके, सो सर बात की जाए जो कैंडिडेट्स हैं तो उनमें ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स बन सकें IAS IPS? देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये सबको मालूम है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, उसका IQ बढ़िया होना चाहिए, शब्द के बारे में उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और कैसे अपने भाव को, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, वो उसके अंदर होना चाहिए। फिर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ जो लड़का आता है, कैंडिडेट जो आते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी में जाना है। ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी को ग्राउंड रियलिटी पर उतारें, प्रैक्टिकली उसको कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर लड़का उसको बता पाता है चीज़ को तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप सभी ने काफ़ी कीमती टाइम देकर स्टूडेंट्स को गाइड किया। स्टूडेंट्स भी बेनिफिट होंगे। पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आदर्श कुमार है। ओके, मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है मैंने IIT कानपुर से। ओके, सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है सर? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। ओके, और ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मेरा राइटिंग मीडियम इंग्लिश था और मेरा इंटरव्यू मीडियम हिंदी है। ओके, सो अभी आप मॉक देकर आ रहे हो तो सर मॉक का एक्सपीरियंस बताइए कि मॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मॉक काफ़ी अच्छा था। जो पैनल मेंबर्स थे काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मुझसे सारे क्वेश्चंस ही पूछे एक तरह से, जितने मेरे डेफ से रिलेटेड थे और जो करंट ओरिएंटेड थे। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उन्होंने सारी मुझसे उस तरह के क्वेश्चन पूछ डाले। उसके बाद जो फीडबैक था, सर ने काफ़ी इन डेप्थ फीडबैक भी दिया कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, सो पर्सनली अगर बात करें जो बोर्ड मेंबर थे तो वो कैसे लगे आपको? बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल थे। बोर्ड मेंबर्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी डाइवर्स क्वेश्चंस हो सकते थे, डेफ से रिलेटेड, करंट ओरिएंटेड, सब मुझसे पूछे सर ने, तो काफ़ी अच्छे थे बोर्ड मेंबर्स। ओके, सो आपका 4th अटेम्प्ट है, इसके पहले आप और इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं? हाँ, ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू रहेगा। इससे पहले मैं सेलेक्ट हुआ था 2018 वाले एग्ज़ाम में, जिसमें मुझे IRS IT मिला था। ओके, सो अभी जैसे मॉक देकर आ रहे हो तो मॉक का जो माहौल था, जैसे कि आपने लास्ट ईयर जो बता रहे हो कि आपका सिलेक्ट हुए थे, तो सर उसके कंपैरिजन में कैसा लग रहा है कि हाँ जैसे UPSC का बोर्ड मेंबर्स होते हैं सेम उसी पैटर्न में था? हाँ, बिल्कुल सेम पैटर्न में था। जैसे UPSC में भी 5 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर भी 5 मेंबर्स थे। चेयर भी काफ़ी उसी डिस्टेंस पे रखी हुई थी, तो एक्सपीरियंस ऐसे ही था जैसे UPSC बोर्ड में होता है। ओके, सो डेफिनेटली ये आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग अप करने में या फिर जो UPSC के इंटरव्यू होंगे उसमें हेल्प करने वाला है? हाँ, जैसे कि सर ने भी बताया कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इस बार आप निकल जाएंगे जहाँ भी आप जो भी सर्विस चाहते हैं। तो हाँ, सर ने जो इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत बताई है उन पे मैं काम करूँगा और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इस साल हो जाए। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस याद हो तो वो क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? जैसे सर ने मुझसे इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि फेसलेस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं या फिर कैसे इसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की आपकी वायलेट किया जाता है तो आप उनको कैसे प्रोटेक्ट करा सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अविनाश है और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, BA LLB। ओके, और मीडियम और ऑप्शनल क्या आपको? मेरा ऑप्शनल लॉ है, मीडियम इंग्लिश है। ओके, सो अभी आप मॉक देकर आ रहे हो तो मॉक का एक्सपीरियंस बताइए, मॉक कैसा रहा? काफ़ी एक्सपीरियंस बोर्ड था, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे। स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे ऑप्शनल पे पूछा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस पूछा, तो ताकि काफ़ी डाइवर्स क्वेश्चंस पूछा। ओके, सो अभी जो मॉक दिया है तो आपको क्या लगता है जो आपका रियल इंटरव्यू होने वाला है उसमें किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है? आई थिंक फेमिलियरिटी होगी सिटिंग इन द बोर्ड, एंटरिंग एंड लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की। रिव्यूज़ काफ़ी स्पेसिफिक रिव्यूज़ दिए कि बॉडी लैंग्वेज पे कैसे वर्क करना है। दीज रिव्यूज़ मुझसे हेल्प ज़रूर करेंगे एग्ज़ाम। सो अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, सो जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो इंटरव्यू आज देने आ रहे होंगे तो कुछ रास्ते में सोच रहे होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बोर्ड मेंबर इस तरीके होंगे, तो उस अकॉर्डिंग कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं यही सोचा कि इंट्रोडक्शन में बेसिक क्वेश्चन सोच सकते हो
बट मेरे ऑप्शनल के पीछे काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछा जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड आई थिंक दैट इज़ वो एक्सपीरियंस हेल्प करेगा एक्चुअल इंटरव्यू। ओके, सो अभी आपको जो फीडबैक मिला होगा तो आपको क्या लगता है जो फीडबैक मिला वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहा? डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव था, काफ़ी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस जगाया, उन्होंने बोला कि अच्छा कर रहे हो, इन दैट सेंस उससे नेगेटिव कुछ फील नहीं हुआ, काफ़ी पॉजिटिव फील होके ही आई थिंक बाहर आया। ओके, सो बोर्ड मेंबर्स कैसे थे, उनका बिहेवियर कैसा था, सपोर्टिव थे, या फिर आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरव्यू आपने अभी दिया है मॉक इंटरव्यू, वो रियल यूपीएससी इंटरव्यू किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में या फिर किस तरीके से हेल्प करने वाला है? मैंने एक पहला इंटरव्यू है तो आई एम नॉट श्योर कि रियल इंटरव्यू कैसे होगा, बट इन द सेंस डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज उस दिन आई थिंक कॉन्फिडेंस ही इंपॉर्टेंट होता है, और मॉक देने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड दैट इज़ वन टेक अवे मैं इस मॉक से देखता हूँ। ओके, सो कुछ यूनिक चीज़ें आपको क्या लगी इस मॉक अभी देकर आ रहे हो जो जीएस स्कोर के द्वारा करवाया जा रहा है? बाकी जगह पे भी मैंने मॉक दिया है, बट जीएस स्कोर का एक यूनिक था कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बोर्ड था, लाइक यूजुअली वन चेयरमैन जो आईएएस होते हैं और बाकी, बट इनमें सारे लाइक क्वाइट एक्सपीरियंस थे, इवन मेरे ऑप्शनल के ऊपर भी उनको काफ़ी डेप्थ था। ओके, दैट वाज वन नाइस थिंग अबाउट द बोर्ड। ओके, सो आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल है सर? 24th में। अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। So I am Kapil Jain. I have done my graduation in mechanical engineering from Mangalayatan University, Aligarh. ओके, सो ये कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। मीडियम और ऑप्शनल क्या सर? इंग्लिश है एंड ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो सर अभी आप मॉक देकर आ रहे हो तो सबसे पहले ये बताइए मॉक कैसा रहा आपका सर? मॉक अच्छा हुआ मेरा, जो बोर्ड था वो भी काफ़ी कॉर्डियल था, और डिफरेंट फील्ड से क्वेश्चंस आए, एंथ्रोपोलॉजी से भी, मैकेनिकल से भी, जैनिज्म से भी, और एमपी एंड अदर थिंग्स आल्सो। ओके, सो अभी आपको फीडबैक मिला होगा, हाँ। तो आपको क्या लगता है जो फीडबैक मिला वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रहा? ऑब्वियसली काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहा है, और उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और बाकी चीज़ों पे भी इम्प्रूव करने बोला है। राइट, अच्छा। ओके, सो इसके पहले और इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए यूपीएससी के आप? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, सो अभी आपको क्या लगता है कि जो इंटरव्यू आप मॉक देकर आ रहे हो तो यूपीएससी इंटरव्यू किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है, आपकी पर्सनालिटी की बात करें या फिर ओवरऑल जो भी है चीज़ों को डेवलप करने में? अभी मेरे को यूपीएससी का तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ का बोर्ड कैसे होगा, बट ये डेफिनेटली हेल्प करेगा मेरे को काफ़ी चीज़ों को ओवरकम करने में। जैसे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, और थोड़ा इनिशियली मैं नर्वस था तो उस चीज़ पे काम करना है, और कुछ इंडियन इकोनॉमी को ब्रश अप करना है थोड़ा। ओके, सो अगर बात की जाए जो बोर्ड मेंबर हैं तो पर्सनली आपको कैसे लग रहे हैं, उनका जो पूछने का तरीका था या फिर जो उन्होंने फीडबैक दिया वो किस तरीके से रहा? काफ़ी कॉर्डियल थे, और इन डेप्थ क्वेश्चंस भी, काउंटर क्वेश्चनिंग भी मेरे से हुई, तो काफ़ी अच्छा था, कंस्ट्रक्टिव। सो जब हम रास्ते में आ रहे होते हैं इंटरव्यू देने या मॉक देने तो कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड मेंबर ऐसे होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग कैसा रहा? हाँ, मेरी कुछ हॉबीज़ है जैसे रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग, बैडमिंटन और हिंदी उर्दू पोइट्री, तो इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उन पे क्वेश्चन नहीं आया, बट बाकी हाँ सब चीज़ों पे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे। सो अभी हमारे साथ हैं मनोज के झा सर, जो कि अभी आपको बताएंगे कि सर ये बताइए कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, स्टूडेंट्स को क्यों देना चाहिए मॉक इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट से पहले यूपीएससी में जनरली स्टूडेंट्स इसलिए देते हैं सो दैट दे कैन गेट अ काइंड ऑफ फील सॉर्ट ऑफ थिंग कि बोर्ड के सामने कैसे अपने को प्रेजेंट करना है और आंसर्स कैसे देने हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। एक बेसिक एटिकेट, बेसिक चीज़ें सबको पता होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाँ पे आप मॉक दे रहे हैं या जिन लोगों के साथ भी दे रहे हैं, हु आर दे पीपल, वो हैं कौन, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही जनरली लोग मॉक देते हैं। ओके, सो जो पैनल मेंबर होते हैं सर, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? पैनल मेंबर की ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जनरली जो यूपीएससी में इंटरव्यू होते हैं और जिस तरह से बाहर हम लोग बात करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। फॉर एग्जांपल बोर्ड मेंबर्स यूपीएससी में आपको बहुत ही, स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबल रखते हैं, दे रेयरली ग्रिल एस्पिरेंट्स, और वो एक तरह का नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी देखें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स मोर देन दैट। और ये प्रैक्टिस में तभी आता है जब उस तरह के कैलिबर वाले लोग मॉक में हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज में या उस तरह के प्रोफाइल में अपनी लाइफ दी है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ की भी बात करें तो चीफ सेक्रेटरी, former chief secretary like Jayan Singh, professor like S.D. Muni sir,
आर.पी. सिन्हा सर, ही वाज सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह के लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में दे हैव स्पेंट देयर लाइफ एंड दे नो बेटर हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट, और इस हिसाब से वो मॉक कंडक्ट होती है। सो गाइस, अभी आपने देखा कि मैंने इतने सारे पैनल मेंबर से इंटरव्यू किए, स्टूडेंट्स के भी फीडबैक लिए। सो जो कैंडिडेट्स इस बार इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं या फिर आपके जानने में हैं, तो आप उनको डेफिनेटली जेएस स्कोर के लिए रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर जो मॉक इंटरव्यूज़ के पैनल मेंबर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे सेक्रेटरी लेवल पर रिटायर्ड हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको एक फीडबैक मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा और काफ़ी पर्सनालिटी को एनहांस करने में हेल्प मिलेगी। सो जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं फर्दर मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं।